हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। गाइस, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी क्वेश्चंस। सो मैंने जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस चुने हैं वो 4 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। एक है पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। इट्स नॉट अ ट्रिकी क्वेश्चन बट इट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें सारे पॉइंट्स मोस्टली कवर हैं और इससे तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा कि पूरा बड़ा क्वेश्चन जल्दी और एक्यूरेटली कैसे सॉल्व करना है ताकि तुम्हारा क्वेश्चन जल्दी हो और क्वेश्चन एक ही बारी में तुम्हारा आंसर सही आंसर आए। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का है, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर्ड हैं, सारे पॉइंट्स इसमें कवर हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है वो मेरा फाइनेंसिंग का है, इसमें भी मोस्टली सारे पॉइंट्स कवर्ड हैं जो ट्रिकी हैं, इंपॉर्टेंट है सब कुछ। एंड फोर्थ जो मेरा क्वेश्चन है ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ दोनों बनाने हैं, और ऐसे क्वेश्चन के भी आजकल आने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन देखे एग्जामिनर जो है वो बहुत पक चुके हैं, तो वो थोड़ा सा कुछ डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं। ठीक है गाइस, एक और चीज़ मैं सारे बच्चों को बता दूं, मैंने बहुत सारे चैप्टर्स की तुम्हारे 12th के ये जो इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चंस हैं इनकी वीडियोस बनाई हुई है। बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर आपने और कौन कौन से चैप्टर की बनाई है, हमें पता नहीं है। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जब तुम जाओगे तो उन सारे चैप्टर्स का नाम तुम्हें मिल जाएगा जिनकी मैंने इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी वीडियोज़ बनाई हैं। तो तुम चाहो तो डायरेक्टली यहाँ इस डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके वहाँ से देख सकते हो। और उसके बाद मैं इनफैक्ट जितनी भी मेरी वीडियोस हैं उन सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट अपनी डाल दूंगा, ताकि बाद में भी जब तुम्हें रिवीजन करनी पड़े तुम कोई भी वीडियो देख के प्लेलिस्ट ओपन करके डायरेक्टली अपनी वीडियो देख सकते हो। और गाइस, जैसा मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नहीं करा, और शेयर माय चैनल एज मच एज यू कैन, सो दैट जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स क्लास 12th में हैं और वो ऐसी वीडियोस मेरी देखें तो उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और सारे बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लेके पास हो जाएं। यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा टारगेट है। ठीक है, चलो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर और इसके क्वेश्चंस। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखो हमें इस क्वेश्चन को एनालाइज कैसे करना है गाइज। हमें हमेशा क्वेश्चन में पढ़ना है कि हमें करना क्या है। हमें कभी भी क्वेश्चन को देख के पहले कुछ एनालाइज नहीं करना कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, पता नहीं इसमें क्या क्या होगा, कुछ नहीं। हमें क्वेश्चन को देख के पढ़ना है कि हमें करना क्या है। हमें बोला गया प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिस। हमें क्या करने को बोला गया है कि हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट गाइस कैसे बनाते हैं बहुत ध्यान से देखना। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा सॉल्यूशन। मैं इसका इलस्ट्रेशन ये लिख देता हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 53। मैं क्या करता हूँ गाइस, जो मेरी आदत है और वो आदत ठीक भी है, उससे क्वेश्चन जल्दी भी होता है। मैं सबसे पहले ना कैश फ्लो का पूरा फॉर्मेट बना देता हूँ। कैसे? सबसे पहले मैं लिखता हूँ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, उसके बाद थोड़ा मैं स्पेस छोड़ देता हूं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता हूं। उसके बाद मैं लिखता हूं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया और लिख दिया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, और इसको मैंने लिख दिया वर्किंग नोट। इसको मैंने लिख दिया वर्किंग नोट नंबर 1। इसके बाद मैंने बनाया अपना फॉर्मेट। तो यहां से मेरा फॉर्मेट स्टार्ट होगा। देखना गाइस मैं फॉर्मेट कैसे बनाऊंगा। तो मैंने क्या किया, यहां लिखा कैश फ्लो स्टेटमेंट, और यहां पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के हमें लिखना होता है फॉर द ईयर एंडेड दिस। मैं लिख लेता हूं फॉर द ईयर एंडेड, जो भी हमारा आएगा। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट। अब सबसे पहले मैं लिखूंगा अपनी हेडिंग। हेडिंग क्या आएगी? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स विच इज फ्रॉम माय वर्किंग नोट, जो मैंने ऊपर बनाया। थोड़ा स्पेस छोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ के देन कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, और उसके बाद थोड़ा स्पेस छोड़ के कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन
ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये मैंने ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अच्छा मैं एक लाइन लिखनी भूल गया, सॉरी गाइस, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, सॉरी 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 सॉरी। ये है मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसका फॉर्मेट हो गया। देन आएगा मेरा, यही फॉर्मेट चल रहा है अभी, देन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसका फॉर्मेट, स्पेस छोड़ दूंगा थोड़ा सा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा स्पेस मत छोड़ना, थोड़ा सा छोड़ देना डिसेंट सा। देन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसका थोड़ा सा डिसेंट स्पेस छोड़ दूंगा। देन यहां पे आ जाएगा इंक्रीज और डिक्रीज, अभी मैंने खाली स्पेस छोड़ दिया, इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। देन ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मैं एकदम से अभी ही लिख दूंगा, सीधा सीधा अभी लिख दूंगा। तो मैंने देखा करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड बैंक बैलेंस मुझे दिया हुआ है, ठीक है, और मुझे दिया हुआ है करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो इसको क्या मैं मानूंगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ओपनिंग यानी 2020, क्लोजिंग यानी 2021, ओपनिंग 2020 का मार्केटेबल सिक्योरिटीज इतना और कैश इन बैंक इतना, सो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मेरा आ जाएगा मार्केटेबल सिक्योरिटी 19,000 और कैश एंड बैंक बैलेंस विच इज 1,30,000। तो ये मेरा टोटल कितना आ गया, 149,000, और यहां मैं लिख दूंगा अपना फाइनल आंसर, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये चाहूं तो मैं डायरेक्टली यहीं से आंसर देख सकता हूं कि क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 180 प्लस 17 197 मेरा ये आंसर आना चाहिए, 180 प्लस 17,000 ये मेरा आंसर आना चाहिए, तभी मुझे पता चलता है कि मेरा आंसर सही है। जो भी मेरा आंसर आएगा दिस प्लस दिस, वो आंसर इन दोनों का टोटल आना चाहिए। तो मैं पहले ही लिख लेता हूं। इससे क्या होता है कि अगर मान लो, ध्यान से सुनना, ये वैसे तो मैं रेकमेंड नहीं करता, बट स्टिल अगर मान लो तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है, एंड में आता है, तो बच्चे क्या करते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे कर देते हैं। तो कई बार क्या होता है तुम्हारे लिए, अगर तुम आंसर डायरेक्टली यहाँ पे लिख दोगे और तुमने पूरा क्वेश्चन करा है, तो शायद एग्जामिनर थोड़े बहुत मार्क्स दे दे। वैसे तो स्टेप मार्किंग होती है, ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर तुम्हें मार्क्स ऐसे ही दे देगा, बट स्टिल देयर आर चांसेस कि तुम्हारे आंसर गलत के आधे मार्क नहीं कटेंगे, ये तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे और एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि तुमने दिमाग यूज़ किया अपना, ठीक है। तो आधा नंबर तुम्हें मिल सकता है, हो सकता है एक भी पड़ जाए, ठीक है। अब तुमने सोचा होगा कि सर आपने तो इतने में 6-7 मिनट वेस्ट कर दिए, तो ये फॉर्मेट बना के ही आपने 6-7 मिनट वेस्ट कर दिए, क्वेश्चन तो स्टार्ट भी नहीं किया आपने। अब मैं बोलूँगा गाइस, अगर मैं ये फॉर्मेट अभी ना बनाता तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए तो फॉर्मेट बनाना ही था मुझे, वो तो बनाना ही पड़ता क्वेश्चन के साथ साथ, तो टाइम तो इतना ही लगना था। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है गाइस, जो तरीके से मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, अब देखना मैंने फॉर्मेट बना लिया, अब मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन इस तरीके से कराऊंगा कि तुम्हें किसी चीज को दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं, वो पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी करते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमें ऐसे नहीं करना, हमारा सिंपल सा रूल है, हर एक चीज को हमें सिर्फ एक बार देखना है, एक बार देखना है, दोबारा मुड़ के हमें उसकी तरफ नहीं देखना, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने फॉर्मेट बना लिया, फॉर्मेट बनाने के बाद मैं क्या करता हूं, मैं बनाता हूं अपने वर्किंग नोट्स। एक तो ऊपर वर्किंग नोट मेरा बना हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, मैं अभी ऊपर कुछ नहीं पढ़ूंगा, मैं देखूंगा सारी एडजस्टमेंट्स। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट है मेरा, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 8,000 वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 500। हमने इन्वेस्टमेंट इतने की इतने प्रॉफिट पे सेल की है,
ठीक है। सो दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट अगर हमने सेल की है, देयर मस्ट बी इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट हमारा नॉन करंट एसेट में मुझे इन्वेस्टमेंट दिखा, तो इस चीज़ पे एडजस्टमेंट है। जब भी किसी भी नॉन करंट एसेट पे एडजस्टमेंट होती है, हमें उसका अकाउंट बनाना पड़ता है। तो मैं क्या करूंगा, आई विल मेक अ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। हर अकाउंट बनाऊंगा और उस अकाउंट के सारे इफेक्ट जहां जहां आएंगे वहां डाल दूंगा, ताकि एडजस्टमेंट भी खत्म और ऊपर वाला पॉइंट भी खत्म। देखना ध्यान से। सो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब मैं क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट। गाइस एक चीज, जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आने के चांसेस नहीं है, बट स्टिल इट डजंट मीन कि तुम जिस तरह से मैं क्वेश्चन कर रहा हूं वो मत देखो। क्यों? क्योंकि मैंने सारी एडजस्टमेंट्स यहां पे सॉल्व कराई है। तो कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में वो एक या दो कोई भी एडजस्टमेंट दे सकते हैं। तो तुम्हें सारी एडजस्टमेंट्स करने का ही फायदा है, तभी तुम एक या दो एडजस्टमेंट्स के लिए प्रिपेयर रहोगे। ठीक है, चलो इन्वेस्टमेंट अकाउंट मैंने बनाया। इन्वेस्टमेंट की ओपनिंग फिगर है 50 एंड क्लोजिंग है 60। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस एसेट का, ये आएगा मेरा 50,000, और यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस मेरा आएगा 60,000। दैट मीन्स नॉन करंट एसेट की फिगर मैंने एक जगह पे डाल दी। जो मैंने टिक करता जा रहा हूँ, ये मैं एग्जाम में भी अपने आंसर में टिक करूंगा कि ये फिगर मैं देख कर चुका हूँ, इसका मुझे कुछ नहीं करना। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे टिक करूंगा ताकि फिगर्स दिखे ऐसे, कि इन फिगर्स का मुझे अब कुछ भी नहीं करना। ठीक है, चलो अब एडजस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 8,000 की इन्वेस्टमेंट हमने सेल करी है 500 के प्रॉफिट पे। दैट मीन्स 8,500 की सेल करी है हमने। तो यहां मैं लिखूंगा बाय बैंक, मेरी सेल वैल्यू इज 8,500, और प्रॉफिट ऑन सेल आता है मेरा यहां पे 2, प्रॉफिट ऑन सेल 500। सो प्रॉफिट आ गया, सेल वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट सेल वैल्यू के बाद इस अकाउंट को कर दूंगा क्लोज। सो 60,000 प्लस 8, दैट इज 68,500, 68,500। तो 68,500 माइनस 50,500, 685 माइनस 50,500, सो दैट मीन्स 18,000। सो मेरा यहां पे आएगा टू बैंक इट इज परचेज। मैंने इन्वेस्टमेंट परचेज की होंगी कितने की, 18,000 की। ये मेरा बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है गाइस, एडजस्टमेंट हो गई, पॉइंट हो गया। अब इस एडजस्टमेंट के जहां जहां इफेक्ट आएंगे वो मैं डाल देता हूं। सो पहला इफेक्ट, मैंने सेल की है इन्वेस्टमेंट 8,500 की, तो इन्वेस्टिंग में ऐड होगा 8,500। तो मैं इन्वेस्टिंग में ऐड कर लेता हूं, इन्वेस्टिंग में ऐड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 8,500। ठीक है, इन्वेस्टिंग में सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गई। चलो ये हो गया। प्रॉफिट ऑन सेल हमारा ऑपरेटिंग में माइनस होता है, तो ऑपरेटिंग में मैंने 500 माइनस करना है। ऑपरेटिंग के अंदर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 500, ये हो गया। और तीसरा, मेरा इन्वेस्टमेंट में मैंने परचेज की थी, तो मैं यहां कर दूंगा ऐड परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। मुझे याद है 18,000 की मैंने परचेज की थी, ये यहां से हो जाएगी माइनस। तो जो ऐड नहीं, लेस, जो माइनस होता है वो ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको भी मैंने लेस करा है, तो आई विल राइट इट इन ब्रैकेट। जो मैंने लिखा है उसको ब्रैकेट में करूंगा। तो मेरी पहली एडजस्टमेंट होगी, और यहां से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया क्लियर। अब मुझे इसको दोबारा नहीं देखना, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खत्म। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर इज 9,000। टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा टैक्स का कुछ अकाउंट बना हुआ है। सो शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स मुझे ओपनिंग एंड क्लोजिंग गिवन है। जब भी ओपनिंग और क्लोजिंग टैक्स फिगर गिवन होती है और मुझे कोई भी एडजस्टमेंट गिवन होती है, तो मुझे बनाना पड़ता है अपना प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। सो मैं बनाऊंगा यहां पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, सो मैं ये पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिख रहा हूं, सबको पता है। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग
ओपनिंग प्रोविजन मुझे कितना दिया हुआ है गाइस? ओपनिंग प्रोविजन इज 75,000। 75,000 मेरा है ओपनिंग प्रोविजन, और क्लोजिंग प्रोविजन जो मेरा है, क्लोजिंग प्रोविजन मुझे दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 10,000। कोई बात नहीं, काफ़ी सारा डिफरेंस हो सकता है। और हमने प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर बनाया है 9,000 का। सो बाय प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर इट इज़ 9,000। दिस इज प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो जो भी मेरा डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। सो दिस विल बी टू बैंक, इट इज टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो 75 प्लस 9 84,000, 84,000, 84,000 माइनस 10, दैट मीन्स 74,000 मेरा आया टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो मेरा शॉर्ट टर्म प्रोविजन ये भी हो गया, ये दोनों अमाउंट भी हो गए, और मैंने अपनी सेकेंड एडजस्टमेंट भी कर ली। अब इसका जो इफेक्ट जहां आएगा वहां डाल दूंगा। कैसे? प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर वो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमारा ऐड होता है। सो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। हमने कितना प्रोविजन बनाया था? 9,000 का। और जो टैक्स पेड होता है वो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के बाद माइनस होता है, लेस टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। कितना टैक्स पे किया हमने टैक्स पे किया है 74,000। तो 74,000 मैं यहां से कर दूंगा माइनस। ठीक है गाइस? तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूं। एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद जो भी उसका इफेक्ट आएगा, चाहे अकाउंट बना के आए चाहे डायरेक्ट आए, वो मैं कर रहा हूं। तो मैंने अकाउंट बना दिया, इसके दोनों इफेक्ट डाल दिए, ये भी हो गया मेरा। तो मैं टिक करता हूं, एक तो यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, यहां भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर है, इनके ये वाले टिक बेटर है। चलो, ये भी होगी, सेकेंड एडजस्टमेंट भी होगी। थर्ड, ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड टैंजिबल एसेट कॉस्टिंग 10,000 वॉज सोल्ड फॉर 12,000 एंड गेन प्रॉफिट वॉज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, हमने कुछ सेल करा है फिक्स एसेट पे, दैट मीन्स इस पे हमारी एडजस्टमेंट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी टैंजिबल एसेट का एक और अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। सो ओके, कोई बात नहीं, बनाते हैं। सो आई विल मेक टैंजिबल एसेट अकाउंट। जो मुझे बोला जा रहा है मैं वो करता जा रहा हूं। पर्टिकुलर अमाउंट, पापा, मेरे पापा। चलो, अब यहां पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग मेरे पास फिक्स्ड एसेट की फिगर कितनी है? इट इज 4 लाख। सो 4 लाख मेरी ओपनिंग फिगर आ गई, और बाय बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग फिगर है मेरी 3,20,000। जैसे ही मैंने इन फिगर को इस अकाउंट में लिख दिया, मैंने यहां टिक कर दिया कि ये फिगर भी मेरी हो गई। अब एडजस्टमेंट, हमने 10,000 वाला एसेट 12,000 में सेल किया है। तो एसेट 10,000 वाला 12 में सेल किया है। सो बाय बैंक सेल 12,000, और प्रॉफिट ऑन सेल है हमारा, तो यहां पे आ जाएगा टू प्रॉफिट ऑन सेल 2,000, और कुछ भी नहीं है। अब इसको क्लोज कर देंगे। सो 4,02,000, वो साइड मुझे कमी लग रही थी, तो 4,02,000, तो 4,02,000 माइनस 12,000 माइनस 3,20,000। सो एक सेकेंड गाइस, 4,02,000 माइनस 3,02,000, 20,000 सॉरी, माइनस 12,000। सो मेरा जो आंसर आ रहा है इट इज 70,000। सो दैट मीन्स नॉट बाय सेल, बाय डेप्रीसिएशन। फिक्स एसेट पे क्या लगती है? डेप्रीसिएशन। दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर। तो 70,000 की मेरी आ गई डेप्रीसिएशन। तो मैंने अपना अकाउंट बना दिया, थर्ड एडजस्टमेंट भी होगी। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इसका जो भी इफेक्ट जहां जहां आएगा वहां डालूंगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिगर का कहीं भी कोई इफेक्ट नहीं होता, याद रखना। ठीक है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग का कहीं पे भी कोई इफेक्ट नहीं होता किसी भी जगह पे, याद रखना। सिर्फ ये लिखने के लिए होता है इस अकाउंट में। नेक्स्ट, टैंजिबल एसेट में मैंने सेल किया 12,000, तो ये मेरा इन्वेस्टिंग में ऐड हो जाएगा। ऐड सेल ऑफ टैंजिबल एसेट्स 12,000, और उसके बाद ये हो गया प्रॉफिट ऑन सेल 2,000 और डेप्रिसिएशन 70,000, ये ऑपरेटिंग में आती है।
सो ऑपरेटिंग में यहां पे मैं करूंगा ऐड डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन ऑन टैंजिबल एसेट या खाली डेप्रीसिएशन भी लिख सकता हूं, वो यहां पे ऐड होगा, और लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ टैंजिबल एसेट, 2000 का मेरा प्रॉफिट था, वो मैंने कर दिया यहां से माइनस। ठीक है गाइस, इस तरह से मुझे हर अकाउंट को बनाते चले जाना है और हर चीज का जहां जहां इफेक्ट आएगा उसको डाल के खत्म करना है। थर्ड एडजस्टमेंट भी होगी, ये भी हो गया। चलो नेक्स्ट, इंटरिम डिविडेंड पे ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू 40,000, 40,000 का हमने इंटरिम डिविडेंड पे किया है, तो सीधा सीधा जब भी हम डिविडेंड पे करते हैं वो वर्किंग नोट में पहले में ऐड हो जाएगा, ऐड इंटरिम डिविडेंड पेड, कितना है 40,000, तो 40,000 का डिविडेंड यहां पे ऐड हो जाएगा, और फाइनेंसिंग में हमारी ये फिगर माइनस हो जाएगी, लेस इंटरिम डिविडेंड पेड 40,000, और वो कर दी मैंने यहां से लेस। सिंपल इस तरह से मुझे अपना क्वेश्चन करना है। अब मेरी देखो सारी एडजस्टमेंट्स हो गई, ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन, ठीक है ना, एडजस्टमेंट सारी होगी। चलो भाई, एडजस्टमेंट होने के बाद अब हम ऊपर का पार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, जिन जिन पे टिक नहीं लगे हम यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू हो जाएंगे, यहां से जिसका इफेक्ट जहां जहां आएगा वहां डाल देंगे, एंड क्वेश्चन एक ही बारी में खत्म। देखना, शेयर कैपिटल पहले थी 450, अब है 450, कोई चेंज नहीं है, इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 देखते हैं। यस, नोट नंबर 1, जनरल रिजर्व पहले था 3 लाख, अब है 3,000, दैट मीन्स इंक्रीज इन जनरल रिजर्व, तो ये हमारा वर्किंग नोट में ऐड हो जाएगा, ऐड ट्रांसफर टू रिजर्व 10,000, तुम चाहो तो ब्रैकेट में दिखा सकते हो, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, मर्जी है तुम्हारी, ना भी दिखाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया। सरप्लस दैट इज बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पहले था 56, अब है 68, तो 12,000 का इनका प्रॉफिट है, तो वो मैं लिख दूंगा यहां पे 68,000 माइनस 56,000, सो 12,000 का मेरा आ जाएगा यहां पे प्रॉफिट। ठीक है, ये भी हो गया। अब ये हो गया तो वर्किंग नोट नंबर 1 पूरा हो गया, वर्किंग नोट नंबर 1 ये भी पूरा हो गया। लॉन्ग टर्म बोरिंग मॉर्गेज लोन पहले थी 0, अब है 2,70,000, कि पहले लोन था मेरा 0, अब है 270, दैट मीन्स 270 का मैंने लोन लिया है, दैट मीन्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये फिगर ऐड हो जाएगी। एक शॉर्टकट याद रखना, लायबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, और एसेट का इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब अगर लायबिलिटी बढ़ रही है, अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो कैश फ्लो में ऐड होगी, अगर लायबिलिटी कम हो रही है तो कैश फ्लो में माइनस। अगर एसेट बढ़ रहा है तो कैश फ्लो में माइनस होगा, इनवर्स रिलेशन, अगर एसेट कम हो रहा है तो कैश फ्लो में ऐड होगा। ये एक शॉर्टकट याद रखना। तो मेरी मॉर्गेज लोन बढ़ रहा है, लायबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो ये ऐड हो जाएगा। सो ऐड मॉर्गेज लोन टेकन 2,70,000, मॉर्गेज लोन टेकन 270, ये भी हो गया। चलो ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल आता है करंट लायबिलिटी, पहले थी 168, अब है 134, तो 168 माइनस 134, तो मेरी 34,000 से कम हो रही है। ये इसका इफेक्ट आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, सो लेस डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल कितने से कम हो रहा है मेरे 34,000 से, सो जितने से कम होंगे वो मैं कर दूंगा यहां पे माइनस 34,000। चलो ये भी हो गया जल्दी जल्दी से, ये सारे हो गए। इन्वेंट्रीज पहले थे 240, अब है 210, इन्वेंट्री कम हो रही है, एसेट कम हो रहा है, इनवर्स रिलेशन, तो यहां पे ऐड हो जाएगा, ऐड डिक्रीज इन इन्वेंट्री 30,000। चलो ये भी हो गया। और ट्रेड रिसीवेबल पहले थे 210, अब है 445, 210 455, दैट मीन्स 2,45,000 से मेरे ट्रेड पेबल बड़े हैं, इनवर्स रिलेशन, तो यहां पे लेस हो जाएगा, लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इट इज 2,45,000, ये मैं कर दूंगा यहां से लेस। ये भी हो गया।
अब देखो गाइस, पूरा क्वेश्चन मेरा हो गया है। अब एक चीज को मेरे को दोबारा नहीं देखना था, पूरा क्वेश्चन हो गया है। अब मैं सीधा सीधा अपना क्वेश्चन ये सॉल्व कर सकता हूं। तो तुम देखो, विद इन 20 मिनट्स ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। जो हमारा अगर सीबीएसई में देखा जाए, इतना बड़ा क्वेश्चन हमारा 6 मार्क में आ सकता है, और अगर आईसीएसई बोर्ड में देखा जाए तो इट कैन कम फॉर 14 मार्क्स। तुम देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन सिर्फ 20 मिनट्स में बिल्कुल आराम आराम से समझाते समझाते मैंने सॉल्व कर दिया। स्टार्टिंग में लग रहा था नहीं हो पाएगा, लेकिन देखो हो गया। चलो अब इसको क्लोज करते हैं। आई एम यूजिंग द कैलकुलेटर क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो। प्लस 9,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000, सो इट इज 71,000। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 71,000। ये फिगर मेरी आ जाएगी यहाँ पे 71,000। अभी मैंने बाहर कुछ नहीं लिखना। अब 71,000 माइनस 500 प्लस 70,000 माइनस 2,000, ये फिगर मेरी आती है 13,85,000, 1,38,500। सो 1,38,500 ये फिगर आ गई। उसके बाद इसमें माइनस 34,000 प्लस 30,000 माइनस 2,45,000, सो नेगेटिव 1,105,000। सो 1,105,000 नेगेटिव। देन इसमें मैं माइनस कर दूंगा 74,000, तो ये मेरा आ रहा है 1,84,500 नेगेटिव। सो आई विल राइट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेगेटिव आंसर है। सो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये मेरा आ गया पहला आंसर। ठीक है, अब इन्वेस्टिंग क्लोज करते हैं जल्दी से। सो कैश, मुझे पॉजिटिव लग रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। 8,500 माइनस 18,000 प्लस 12,000, इट इज 2,500। ये 2,500 मेरा आ गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कुछ है ही नहीं, और बस दो ही चीज़ें हैं। कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, कितना इजी क्वेश्चन था। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सो 2,70,000 माइनस 40,000, इट इज 230। सो 230 मेरा आ रहा है पॉजिटिव आंसर। सो 230 प्लस 2,500 minus 1,84,500, so that means 48,000 सॉरी मेरा आंसर आ रहा है। सो 48,000 पॉजिटिव है, सो दैट मीन्स इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और 48,000 में अगर मैं 1,49,000 ऐड करूं तो मेरा ऑटोमेटिकली 1,97,000 आता है। इसमें जब मैंने इसको ऐड किया तो मेरा आंसर यही आ गया जो मैंने पहले ही लिख लिया था। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व आंसर। मैंने 23 मिनट्स में क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, बड़ा क्वेश्चन। तुम चाहो तो इस क्वेश्चन को 15 to 20 मिनट्स में सॉल्व कर सकते हो, इतना बड़ा। और ये तो एडजस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा है, मैंने बताया था इतनी एडजस्टमेंट्स नहीं आएंगी। अगर 2 एडजस्टमेंट्स आई तो ये क्वेश्चन तो तुम 10 to 15 मिनट्स में भी सॉल्व कर सकते हो। तो याद रखो तरीका क्या मैंने किया। सबसे पहले मैंने अपना पूरा फॉर्मेट बना लिया इस चैप्टर का, स्पेस छोड़ दिया काफ़ी हर जगह। उसके बाद मैंने सारी एडजस्टमेंट्स करी, उनके जो भी वर्किंग नोट बनाने थे वो बनाए। उसके बाद हर वर्किंग नोट का जहां जहां इफेक्ट आना था वो डाल दिया और यहां टिक करता चला गया। अब जो हो गया उसको छोड़ो, बैलेंस चीज सीधा यहां से स्टार्ट करो, जो जहां आएगा वहां वहां डालते चले जाओ। जैसे ही लास्ट तक पहुंच जाओ दैट मीन्स तुम्हारा क्वेश्चन खत्म, और फिर इसका टोटल करना शुरू कर दो। इट्स एज सिंपल एज दैट, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, चलो अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब शुरू होंगे थोड़े से ट्रिकी और थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन। यह तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, अब आएगा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हमारा। ठीक है, ध्यान से देखना, ट्रिकी भी और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी, बट मैं हूं ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या है गाइस, हमें सबसे पहले क्या देखना होता है कि करना क्या है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हमें सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। कोई बात नहीं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी है। जैसा ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था सेम वैसे मैं अपना फॉर्मेट बना लूंगा पहले। फॉर्मेट बनाने के बाद सारे एडजस्टमेंट्स इन ऐसे करेंगे जैसे पहले करा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलो गाइस, हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं सबसे पहले। सो दिस इज सॉल्यूशन इलस्ट्रेशन नंबर 30। चलो, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पहले वर्किंग नोट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड
एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे, देन नेट प्रॉफिट आफ्टर, सॉरी ये पहले आफ्टर आता, मैंने बिफोर लिख दिया, ऊपर वाले क्वेश्चन में तो नहीं गलत किया, नहीं ठीक। सो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, नेक्स्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ओके, अब बनाएंगे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट अपनी। तो सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमें एक ही बनानी है, देन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एज पर वर्किंग नोट, देन थोड़ा स्पेस छोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर थोड़ा स्पेस छोड़ के, यहाँ थोड़ी स्पेस ज़्यादा छोड़ूंगा क्योंकि ऑपरेटिंग का ही क्वेश्चन है, तो ऑपरेटिंग थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, कम नहीं रहनी चाहिए स्पेस, बच जाए कोई बात नहीं, कम नहीं रहनी चाहिए। अब आ जाएगा मेरा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके, उसके बाद जो मेरा फाइनल आंसर है, बस इतना सही है, छोटा सा फॉर्मेट बन गया। वाह, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये मुझे दी हुई है कुछ एडजस्टमेंट्स, और ये मुझे दिया हुआ है बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब बैलेंस शीट में से स्पेसिफिक कुछ चीज़ें निकाल के दी हुई हैं। तो चलो सबसे पहले एडजस्टमेंट देखते हैं। टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, हमें टैक्स प्रोवाइडेड गिवन है 3000। उसके बाद हमें देखते हैं क्या प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट गिवन है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी हमें गिवन है, फिगर आएगी हमारी 6000 एंड 4000। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, ये मैं लाइन लगाता हूँ ताकि एक बार से क्लियर हो जाए मुझे। तो मुझे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो वर्किंग नोट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, पापा, मतलब पापा लिखा है, मेरे पापा नहीं आए, इसमें पापा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मेरा कितना है, तो प्रोविजन का 2020 2021, देखो यहाँ पे फिगर्स उल्टी दी हुई हैं, ये है प्रीवियस ईयर, ये है करंट ईयर, तो ध्यान से, ये जानबूझ के कई बार उल्टी सीधी चीज़ें देते हैं। तो 6000 एंड 4000, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6000 टू बैलेंस कैरेट डाउन 4000, प्रोविजन लिख दिया मैंने ओपनिंग क्लोजिंग, तो मैं यहाँ पे टिक कर लेता हूँ कि ये भी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद एडजस्टमेंट प्रोविजन tax provided during the year 3000, that means by tax provided during the year it is 3000। अब इसको क्लोज कर लूंगा मैं, तो 6 और 3 9000। तो टू बैंक, ये आ जाएगा मेरा क्या क्या क्या, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स पेड विच इज माई बैलेंसिंग फिगर, इट इज 5000। सो 5000 आ गया मेरा टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो जिसका इफेक्ट जहां जहां आएगा वहां वहां मैं डाल दूंगा। तो टैक्स पेड कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में लेस होता है, सो लेस टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, इट इज 5000। तो चलो जो था एक इसको कर दिया हमने, और प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये पहले वर्किंग नोट में ऐड हो जाएगा 3000। तो प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, यहां पे ऐड provision made during the year, it is कितना था मैं भूल गया, 3000। 3000। चलो गाइस ये भी हो गया। तो मैंने क्या किया, पहली एडजस्टमेंट पे भी मैंने टिक कर लिया, पहली एडजस्टमेंट होगी यहां से, ये हो गया। नेक्स्ट एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, गुडविल एमोर्टाइज 12000, इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, गुडविल एमोर्टाइज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर यहाँ पे ऐड होती है। सो गुडविल एमोर्टाइज कितनी है 12000, वो 12000 मैंने यहाँ कर ली ऐड। चलो तो इसको मैं बाहर ही लिख देता हूँ, या चलो यहीं लिख देते हैं, कोई बात नहीं,
12,000, क्योंकि ऑपरेटिंग ही बनानी है तो सीधा सीधा आंसर आएगा। बाहर लिख देता हूँ, चलो अच्छा रहेगा 12,000, क्योंकि खाली ऑपरेटिंग बनानी है इसलिए मैंने बाहर ही लिख दिया इसको। अगर तीनों बनानी होती तो फिर मैं अंदर लिखता। चलो ये भी हो गया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 5,000। अब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, क्या यहाँ पे लैंड दिया हुआ है? लैंड 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 नहीं, कुछ नहीं दिया हुआ गाइस। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड सिंपल हमारे यहाँ पे लेस हो जाएगा, लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 5,000। ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमने प्रॉफिट से राइट ऑफ किए, नॉन कैश एक्सपेंस ये यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 2,000, ये एक्सपेंसेस मेरे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे क्या होते हैं, दीज आर नॉन कैश एक्सपेंस, तो इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड। चलो नेक्स्ट, इसके बाद मशीन कॉस्टिंग 40,000, accumulated depreciation there on 18,000 was sold for 17,000। तो क्या मशीन अकाउंट है नीचे? मशीन 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 मशीन, यस, प्लांट एंड मशीनरी हमें दिया हुआ है और यहाँ पे हमें नेट वैल्यू गिवन है, मतलब accumulated depreciation नहीं है। तो हमें यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा? वी हैव टू प्रिपेयर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। चलो जल्दी जल्दी बनाते हैं। अगेन कौन आएंगे? पापा। तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग प्लांट एंड मशीनरी मेरी है 1,30,000, क्लोजिंग प्लांट मशीनरी है 94,000। सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन इट इज 94,000। सो ओपनिंग प्लांट एंड मशीनरी आ गई, क्लोजिंग प्लांट एंड मशीनरी आ गई, लिख दिया। मशीनरी कॉस्टिंग 40,000, छोटा सा वर्किंग नोट, कॉस्ट ऑफ मशीन थी 40,000 जिस पे आज तक डेप्रिसिएशन लगी थी 18,000। सो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो इस मशीन पे लगी हुई है कितनी लगी हुई है? 18,000। सो आज की डेट में जो इसकी बुक वैल्यू है इट इज़ 22,000, कि मेरी बुक में आज की डेट में इसकी वैल्यू है 22,000 और मैंने सेल कर दिया एट अ लॉस ऑफ 17,000। 17,000 के लॉस में मैंने इसको सेल किया है। तो लॉस अगर मेरा 17,000 है तो मैंने सेल कितने का करा होगा? सो दिस माइनस दिस, मैंने 5,000 का सेल करा होगा, 22,000 मेरी बुक्स में उसकी वैल्यू है और मैंने 17,000 के लॉस में सेल करा है तो 5,000 का सेल करा होगा। तो सिंपल इफेक्ट, बाय बैंक सेल फिगर 5,000, यहाँ पे आ जाएगा बाय लॉस ऑन सेल 17,000, ये एडजस्टमेंट होगी। और इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है ना, कहीं पे और कुछ नहीं गिवन। प्लांट एंड मशीनरी भी हो गया, तो बस इसको टिक कर देते हैं। ये सर्कल, चलो सर्कल हटा देते हैं, ये हो गया। इसको मैं लाइन लगाता हूँ यहाँ पे। चलो अब इसको क्लोज कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। मेरे को तो लेफ्ट साइड का ही ज़्यादा लग रही है। सो 130 सो 130 माइनस 5,000 माइनस 17,000 माइनस 94,000। सो माई आंसर इज 14,000। 14,000 का मेरा यहाँ पे क्या आता है? बाय डेप्रीसिएशन। बाय डेप्रीसिएशन इट इज़ माई बैलेंसिंग फिगर। सो 14,000 की मेरी आ गई डेप्रीसिएशन। तो अब जिसका इफेक्ट जहाँ जाएगा वो वहाँ लिख देंगे। ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है, ऑपरेटिंग में कुछ नहीं करना। लॉस ऑन सेल ऐड, डेप्रीसिएशन ऐड, 1714। सो ऐड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 14,000 यहाँ पे ऐड डेप्रीसिएशन ऑन मशीन 17,000। तो 14,000 एंड 17,000 ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? ऐड। चलो अब आगे करते हैं। एडजस्टमेंट सारी होगी, यहाँ से स्टार्ट करते चले जाएंगे। अकाउंट्स रिसीवेबल यानी ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स पहले थे 16 अब 20, तो डेटर्स बढ़ गए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लेस, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, मैंने बताया था एसेट्स का इनवर्स रिलेशन होता है। तो मेरा 4,000 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। चलो ये भी हो गया। स्टॉक पहले था 15 अब 12, स्टॉक कम हो गया तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ऐड डिक्रीज इन स्टॉक
3000 वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। कैश एट बैंक का कोई रिलेशन नहीं है, वो तो हमारा कैश जब एंड में होता है, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट्स, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट्स वहाँ पे आता है, तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे इसका। चलो अकाउंट्स पेबल, ट्रेड पेबल फोर्थ, पहले थे 11 अब वो 9 कम हो गए, तो लेस डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। मैंने बताया था ट्रेड पेबल का इन्वर्स रिलेशन होता है, तो ये यहाँ से माइनस हो जाएंगे मेरे 2000 यहाँ से माइनस। देन एक्सपेंसिस पेबल, पहले थे 5 अब एक्सपेंसिस पेबल ऐड हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लाइबिलिटी बढ़ रही है करंट लाइबिलिटी, तो ऐड इंक्रीज इन एक्सपेंस पेबल 1000 यहाँ पे ऐड हो गया। चलो ये भी हो गया। इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर लिखा हो, सो दीज आर कंसिडर्ड एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। उसके बाद हमारा आता है प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर ही हम लेते हैं 10,000, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा ऐड प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर विच इज 10,000, ये यहाँ पे हो जाएगा ऐड। चलो ये भी हो गया। और हमें यहाँ मैंने देखा ही नहीं, प्रॉफिट हमें दिया हुआ था 90,000, सो प्रॉफिट हमारे यहाँ पे आ जाएगा। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म, बस और कुछ बचा ही नहीं है इसमें। हाँ चलो करते हैं जल्दी से सॉल्व। 90,000 प्लस 10, तो दिस इज 1,03,000, 1,03,000। सॉरी गाइज, मुझे बीच में एक अर्जेंट कॉल आ गई थी। तो मैं कहाँ था, प्रपोज डिविडेंड, हाँ अब मुझे मैं टोटल कर रहा था, सॉरी। हाँ सो 1,03,000 प्लस 12,000 माइनस 5,000 प्लस 2,000 प्लस 14,000 प्लस 17,000, सो दिस इज 1,43,000, 1,43,000 ये आ गया मेरा। इसके बाद नेक्स्ट 1,43,000 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट, एक सेकेंड गाइस, सो 1,43,000 minus 4,000 plus 3,000 minus 2,000 plus 1,000, so it is 1,41,000. तो 1,41,000 minus 5,000, so it is 1,36,000. तो मेरा जो आंसर आ रहा है इट इज 1,36,000. सो कैश फ्लो पॉजिटिव आ रहा है, सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इट इज़ 1,36,000. ठीक है गाइस, एक चीज़ हो सकता है कुछ बच्चों को लगे कि सर प्रीमिलरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ उनकी बुक्स में या कहीं पे तो इसका इफेक्ट यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ, ये बोल के कि ये तो ऑपरेटिंग का ही पार्ट है। हो सकता है ऐसा दिखाया हो, बट तुम यहाँ पे नोट्स में लिख सकते हो, नोट्स में तुम ये चीज़ लिख देना कि वी हैव अज्यूम दैट दीज आर प्रीवियसली पेड एक्सपेंसेस विच आर रिटर्न ऑफ इन दिस ईयर, कि हमने पहले कभी एक्सपेंसेस पे करे थे लेकिन इस साल राइट ऑफ करे हैं प्रॉफिट एंड लॉस से, इसीलिए हमने इसको नॉन कैश एक्सपेंस मान के यहाँ पे ऐड करा है। और अगर इस लिखा होता कि इसी साल हमने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस खर्चा किया था और इसी साल राइट ऑफ किए, इस साल करा है इस साल राइट ऑफ किया है, तो हम यहाँ पे कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेटिंग का ही पार्ट है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग का ही पार्ट होते हैं, तो इसीलिए ऑपरेटिंग में हम उनको कुछ भी नहीं करेंगे अगर इसी साल पे होते। या इसमें क्या हो रहा है हमारी सिचुएशन में, हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि हमने इस साल पे नहीं करे, ये पहले कभी पे करे हुए हैं, इस साल हमने सिर्फ इनको राइट ऑफ करा है। सो दैट्स वाई इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस में से तो इसको माइनस कर दिया था लेकिन कैश कुछ नहीं दिया। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 30, और ये वाला हमारा क्वेश्चन सिंपल था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। चलो अब आता है नेक्स्ट, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 47। इसमें क्या करना है, क्या बनाना है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें करना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमें करनी है यहाँ पे। कोई बात नहीं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी करनी है, कर देंगे, क्या बड़ी बात है इसमें, हम भी कर लेंगे। ठीक है ना, चलो सो दिस इज सॉल्यूशन इलस्ट्रेशन नंबर 47, सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट बनाएंगे। सो दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
चलो अब क्वेश्चन करते हैं। सो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था, हम सिर्फ एडजस्टमेंट्स पे काम करेंगे और उसके बाद बाकी चीज़ों पे काम करेंगे। ये क्रक्स हमेशा याद रखना, तुम्हारे सारे क्वेश्चन सही होंगे। यहाँ से नहीं देखना, सीधा सीधा यहाँ से। इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स वॉज पेड ऑन 15% ऑन 1 जनवरी। हमने इंटरिम डिविडेंड 1 जनवरी को पे किया है। क्या इक्विटी शेयर्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है? क्योंकि पहले इक्विटी शेयर्स से 7 लाख, अब है 9 लाख, 2 लाख के हमने इशू किए हैं। क्या हमें दिया हुआ है कब इशू करें? देखें नीचे कहीं, नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ। न्यू शेयर्स, ये न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च। देखो इन्होंने यहाँ पे बता दिया कि जो भी नए शेयर्स यानी 2 लाख जो हमने इशू किए हैं वो बिल्कुल लास्ट में आके हमने इशू किए हैं। जो 2 लाख शेयर्स हमने इशू किए हैं वो 31 मार्च 2021 को इशू किए हैं। दैट मीन्स हमारा जो डिविडेंड मिलेगा वो ओपनिंग फिगर पे मिलेगा। क्यों? 2 लाख तो बिल्कुल लास्ट डे पे हमने इशू करे हैं, तो इनको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। सो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे लेस इंटरिम डिविडेंड पेड, कितना? इट इज 15% ऑफ 7 लाख ओपनिंग फिगर पे। तो 7 लाख इंटू 15%, तो 1,05,000 इंटरिम डिविडेंड मैंने पे किया है, वो मैं कर दूंगा यहां से माइनस। चलो ये हो गया। उसके बाद डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स वाज पेड, और आगे प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट पार ऑन द लास्ट डेट ऑफ करंट ईयर। तो प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड हमने पे किया है। क्या इसके बारे में कुछ और दिया हुआ है? नहीं। और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बोला गया है कि हमने रिडीम करे हैं लास्ट डे पे। लास्ट डे मतलब पहले थे 5 लाख, अब है 3 लाख, तो 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स हमने रिडीम करे हैं। ये भी लास्ट डे पे हमने रिडीम करे हैं। तो लास्ट डे पे रिडीम करना मतलब कि हमने लास्ट डे पे इनको पैसा वापस किया है। पूरा साल हमारे पास ये थे, तो ओपनिंग फिगर पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो लेस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, हाउ मच? इट इज 5 लाख का हमारा कितना 12%, तो इट इज 60,000 डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। ये भी मैंने कर दिया यहां से माइनस। चलो ये भी हो गया। प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड, इसका इफेक्ट हमने डाल दिया। न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च, ठीक है। डिबेंचर्स के बारे में भी बोला हुआ है, पहले 3 लाख थे, अब 4 लाख हैं, तो 1 लाख के डिबेंचर्स हमने लास्ट में इशू करें, तो मैंने ये भी लिख दिया यहाँ पे साथ ही कि लास्ट में इशू। शेयर इशू एक्सपेंसेस अमाउंट टू 15,000 वर डेबिटेड टू SPR अकाउंट। शेयर इशू एक्सपेंसेस जो थे वो SPR से हमने एडजस्ट करे थे। अब देखो SPR गाइस, SPR पहले कितना था? SPR पहले था 1 लाख, ध्यान से सुनना गाइस, SPR पहले कितना था हमारा? 1 लाख। अब SPR कितना है हमारा? अब SPR है 25,000। तो SPR हमारा बड़ा है, पहले SPR था 1 लाख, अब SPR 1,25,000, तो 25,000 से SPR बड़ा है। और हमने 15,000 का शेयर इशू एक्सपेंस SPR से एडजस्ट कर लिया था। ध्यान से सुनना, हमने शेयर इशू 15,000 SPR से एडजस्ट कर लिया था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे गाइस? छोटा सा हम बनाएंगे SPR अकाउंट, एक छोटा सा SPR अकाउंट हम बनाएंगे। इट्स लाइक प्रोविजन ओनली। SPR लायबिलिटी होती है, तो यहां आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। SPR का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है 1 लाख, टू बैलेंस कैरी डाउन, SPR का क्लोजिंग बैलेंस है 1,25,000। अब शेयर इशू एक्सपेंसेस 15,000 वर डेबिटेड टू SPR अकाउंट। SPR अकाउंट में हमने डेबिट कर दिया था क्या? शेयर इशू एक्सपेंस विच इज 15,000। इसका मतलब क्या है कि हमने SPR में से 15,000 माइनस कर दिया था। हम प्रॉफिट एंड लॉस में इसको नहीं लेके गए थे। ये जो एक्सपेंस है हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लेके गए थे, हमने इसको SPR से माइनस कर दिया था। कोई बात नहीं, तो हमने SPR में डाल दिया। अब क्लोज कर लेते हैं इसको। सो इट इज 1,40,000। सो दैट मीन्स SPR जो हमारा बड़ा है, सो बाय बैंक इट इज 40,000। सो बाय बैंक 40,000 के SPR जो, ध्यान से सुनना गाइस, SPR हमारा 40,000 का है, मतलब 40,000 के हमने नए जो शेयर्स इशू किए थे वो प्रीमियम पे इशू किए थे। शेयर्स या डिबेंचर्स कुछ भी हमने प्रीमियम पे इशू किया था, तो वो प्रीमियम हमें आया है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा ध्यान से देखना, हम ऐड कर देंगे
इंक्रीज इन एसपीआर, एसपीआर कितने से इंक्रीज हो रहा है हमारा 40,000, और जो हमने शेयर इशू एक्सपेंस एसपीआर से एडजस्ट किए वो यहां से लेस कर देंगे क्योंकि वो फाइनेंसिंग का पार्ट है। लेस शेयर इशू एक्सपेंस एडजस्टेड कितना 15,000, ये हम यहां से माइनस कर देंगे। ठीक है, शेयर इशू एक्सपेंस हमने यहां से माइनस कर दिया। तुम चाहते तो इसको निग्लेक्ट भी कर सकते थे, बट कोई बात नहीं, हम बिल्कुल प्रैक्टिकली लेके चलेंगे कि एसपीआर जितना बड़ा हमारा एक्चुअल वो ऐड हो जाएगा और शेयर इशू एक्सपेंस हमारे यहां से माइनस हो जाएगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती तो क्या हम ये शेयर इशू एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में ऐड करते? आई वुड से नो। क्यों नहीं ऐड करते? क्योंकि हमने प्रॉफिट एंड लॉस से तो इसको एडजस्ट ही नहीं किया, हमने एसपीआर से एडजस्ट किया था। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्ट ही नहीं किया मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में आया नहीं, इसीलिए कुछ नहीं करेंगे। चलो ये भी हो गया। अब हम करते हैं स्टार्टिंग से। इक्विटी शेयर कैपिटल पहले थी 7, अब है 9, 2 से बड़ी है, सो ऐड इशू ऑफ शेयर्स 2 लाख, लायबिलिटी बढ़ती है तो ऐड। प्रेफरेंस शेयर्स पहले थे 5, अब है 3, कम हुए हैं तो लेस। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 2 लाख, ये हो जाएगा यहां से माइनस। एसपीआर हो चुका है। 12% डिबेंचर्स पहले था 3 लाख, अब है 4 लाख, दैट मीन्स डिबेंचर्स बड़े हैं, सो ऐड इशू ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख। और कुछ नहीं मेंशन पूरे क्वेश्चन में, तो डिबेंचर पे 12% हम इंटरेस्ट देंगे। लिखा हुआ है डिबेंचर लास्ट में इशू हुए थे तो ओपनिंग फिगर में इंटरेस्ट देंगे। 12% ऑफ 3 लाख इज 3,60,000, सो लेस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 36,000, ये यहां से माइनस हो जाएगा, ये भी हो गया। कैश क्रेडिट इज लाइक हमारा बैंक लोन, बैंक लोन शॉर्ट टर्म बैंक लोन इसी तरह फाइनेंसिंग का पार्ट होता है, तो ये हमारा कम बढ़ रहा है तो ऐड हो जाएगा। ऐड इंक्रीज इन कैश क्रेडिट 25,000। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट हमेशा हम करंट ईयर का देखते हैं, जो इसका कुछ नहीं करेंगे। जो करंट ईयर में हमने इंटरेस्ट पे करा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, जो हमने करंट ईयर में इंटरेस्ट पे करा है वो इंटरेस्ट ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा और यहां पे माइनस हो जाएगा, सो लेस इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट 20,000 यहां से माइनस होगा। याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बच्चे गलती कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, हमें इस फिगर का कुछ भी नहीं करना। इंटरेस्ट हमेशा करंट ईयर का देखते हैं, ऑपरेटिंग में ऐड और फाइनेंसिंग में माइनस, दैट्स इट। अब हम अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो -1,05,000 -60,000 प्लस 40,000 -15,000 प्लस 2 लाख -2 लाख प्लस 1 लाख -36,000 प्लस 25,000 -20,000। मेरा आंसर आ रहा है -71,000। सो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी it is 71,000 negative. This is my answer. This is how we have to solve this question. थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी था, बट याद रखना ये क्वेश्चन तुम्हारे को 6 मार्क में बहुत इजीली आ सकता है। 6 मार्क में भी आ सकता है और आईसीएसई वालों को 8 मार्कर भी आ सकता है। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है। याद रखना जब भी हम पहली कोई लाइन पढ़ें, एडजस्टमेंट पढ़ें, तो हमेशा कोई और एडजस्टमेंट भी देखना कि क्या लिंक है उससे, क्योंकि यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया कि हमें इंटरिम डिविडेंड इतना पे करना है, लेकिन क्या पूरे क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है कि शेयर्स कब इशू हुए हैं? अगर शेयर्स हमने पहले इशू कर दिए होते तो इन पे डिविडेंड देते, बाद में इशू किए हैं तो इन वालों पे डिविडेंड नहीं देंगे। तो ये ध्यान रखना गाइज हमेशा। प्लस जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं और उनको थोड़े बहुत डाउट्स हैं इस चैप्टर में, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट के जल्दी से फास्ट ट्रैक की इसकी एक वीडियो बनाई हुई है फॉर 2.5 आवर, जिसके अंदर पूरा चैप्टर मैंने कवर किया हुआ है, सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने कवर किए हुए हैं। तो तुम चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हो, उसका लिंक जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन में है, मिल जाएगा तुम्हें। बहुत मेहनत करिए तुम्हारे लिए, प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करो जितना कर सकते हो मैक्सिमम। थैंक यू। चलो अब आता है लास्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है और ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है ये। दैट इज
करना क्या है क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट हमें बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमें दोनों एक्टिविटी से अपना आंसर निकालना है और काफ़ी सारी एडजस्टमेंट्स हैं। चलो गाइस लास्ट क्वेश्चन, इसमें हमें करना क्या है, हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करनी है। तो कोई बात नहीं, हम करते हैं सॉल्यूशन इलस्ट्रेशन नंबर 42। चलो सबसे पहले हमारा आएगा यहाँ पे वर्किंग नोट, जैसा कि मैं हर बार करता हूँ क्या फॉर्मेट बनाता हूँ। तो दिस इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, थोड़ा स्पेस छोड़ के, देन नेट प्रॉफिट। ये काम करते हैं गैस, ये क्वेश्चन मैं नहीं करता, ये क्वेश्चन तुम सबका होमवर्क है। ये तुम सबका होमवर्क है। मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तुम ये क्वेश्चन सॉल्व करो और ये क्वेश्चन सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन देखो। मैं तुम्हें इसका आंसर बता देता हूँ। अगर तुम्हारा आंसर इससे मैच कर रहा है दैन वेरी गुड, तुम्हारे को पूरा क्वेश्चन समझ आ गया है। अगर तुम्हारा आंसर मैच नहीं कर रहा तो मुझे बताना। अगर बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आई कि सर हमारा आंसर नहीं मैच कर रहा, हमें प्लीज़ बता दो, देन आई विल मेक अ वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड मैं ग्रुप में डाल दूंगा। चलो सो इसमें जो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर आ रहा है दैट इज ₹2,29,000 पॉजिटिव। सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2,29,000 और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हमारा आंसर -7,000 आ रहा है। -7,000 मतलब कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये देखो, इसका आंसर निकालो। लेट्स सी कितने बच्चे इसका आंसर सही निकाल पाते हैं। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है, करोगे समझ आ जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो घबराने वाली बात है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारे पॉइंट्स ऊपर कवर कर दिए हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो तुम्हारे को बता के हेल्प करती है। ठीक है, ट्राई करो, नहीं होता तो किसका है तुमको इंतज़ार, मैं हूं ना। चलो बाय गाइस, और प्लीज़ मेरी इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करो गाइस, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल ऑन योर पार्ट फॉर मी। थैंक यू गाइस एंड टेक केयर।